दोस्तों, अगर आपने आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का फॉर्म भरा है या प्लान कर रहे हैं उसको भरने का और कहीं ना कहीं डाउट में है कि प्रिपरेशन कैसे की जाए, क्या राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो अगले 10 मिनट आपके लिए बहुत 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 जरूरी होने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है बैंकिंग वाला पर। अगले 10 मिनट जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आपको आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के इंग्लिश के सेक्शन के लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा मोटिव यहां पर यह है कि कम समय में मैं आपको यह बता पाऊं कि वो क्या राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है या नहीं भी है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। देखिए, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव की अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे पहले बेसिक्स जान लेते हैं सिलेबस के बारे में। थोड़ा सा अगर देखें तो 40 नंबर का जो है आप देख रहे हैं, आपको पेपर जो है वो देखने के लिए मिलता है। 40 क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क्स हैं। अब यहां पर देखिए समझने वाली बात क्या है। समझने वाली बात यह है कि यहां पर जो कॉम्पोजिट टाइम है, मतलब सारे सेक्शंस के लिए जो टोटल टाइम है वो 2 आवर्स का दिया हुआ है। स्पेसिफिक सेक्शन वाइज टाइम तो है नहीं। अब आप जानते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग जैसे टाइम कंज्यूमिंग ऑप्शंस भी होंगे, राइट। और अगर आप इसमें बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि कॉम्पोजिट टाइम है, तो आपको यह भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये जो इंग्लिश वाला सेक्शन है ये मिनिमल टाइम में जो है ये पूरा हो, जिससे कि आपके पास बाकी सेक्शन को देने के लिए जहां आपको समय लगेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, रीजनिंग के कुछ सेक्शंस हो गए वहां पर, और मैथमेटिक्स के कुछ सेक्शंस हो गए, तो उनके लिए जो है आपके पास समय बचे। उसके लिए आपको इसको राइट और एप्रोप्रिएट टाइम पर पूरा करना पड़ेगा। पहले तो ये क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब अगर हम जो सिलेबस है जो मैंने देखा है उसके आधार पर बात करें तो बेसिकली आपको देखो ये समझ में आएगा कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो 4 फंडामेंटल्स पर बना हुआ है, जैसे कि कोई भी बैंकिंग एग्जाम बना होता है। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी चेक किए हैं, तो ये बहुत ज्यादा अलग नहीं है जो आपके जनरल बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं। सारा फोकस अगर आप देखेंगे यही 3 सेक्शंस लेकर जाते हैं, रीडिंग, वोकैबुलरी और ग्रामर। जहां पर मैंने पिछले पेपर्स का जो एनालिसिस किया तो ये पाया कि जो रीडिंग है वहां से, रीडिंग और वोकैबुलरी से लगभग आप ये मानकर चलिए अराउंड 60% पेपर जो है वो फॉर्म हो रहा है। लगभग 20 to 25% पेपर जो है वो ग्रामर से फॉर्म हो रहा है, एंड द रिमेनिंग पेपर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 3 एलिमेंट्स। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर यहां पर निकल कर आ रहा है वो रीडिंग है। मतलब रीडिंग तो बढ़िया करना ही पड़ेगा, अगर ये बढ़िया नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमें एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आएगी। अभी देखिए हमारे पास एग्जैक्ट 1 मंथ का जो है वो समय है इस एग्जाम को तैयार करने के लिए। अगर हमारी तैयारी में कोई कमी है तो 1 मंथ में ऐसा क्या किया जाए कि इस सेक्शन पर बढ़िया कमांड बने, इस सेक्शन में बढ़िया कमांड बने, और जो ग्रामर है, ऑब्वियसली बात है, अब ग्रामर का पूरा कोर्स तो जो है वो नहीं कर पाएंगे 30 दिन में, तो वो क्या तरीका होना चाहिए जहां पर हम तीनों पर कहीं ना कहीं ठीक ठाक जो है वो पकड़ बना पाए। बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन इस बात को भी समझिए, सिर्फ पकड़ बना लेने से, सिर्फ आ जाने से काम नहीं चलेगा। एक बढ़िया स्पीड विद गुड एक्यूरेसी विल ऑल्सो बी द प्री रिक्विजिट ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब अगर आपने एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़िया होने चाहिए। उसको बढ़िया कैसे करेंगे उसके बारे में भी बात करूंगा। देखिए सबसे पहले इस बात को समझिए, जोर दीजिए। देखिए आपका जो एग्जामिनेशन है बेसिकली वो आपकी जो प्रिपरेशन है वो 3 फंडामेंटल्स पर होनी चाहिए। एक फंडामेंटल है ग्रामर का। जैसे कि ग्रामर का आपका जो सेक्शन है, ऑब्वियसली बात है एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप तैयार नहीं हैं तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि कोई किताब उठाइए, क्योंकि किताबों से समझना थोड़ा सा मुश्किल है और ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मैं आपसे कोई कोर्स के लिए भी नहीं कह सकता कि भाई 80-90 घंटे में जो है पूरा अंग्रेजी का कोर्स करो, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तरीका क्या है, देखिए अगर आप देखेंगे तो जो ग्रामर के मैराथन होते हैं जहां पर 120 कॉन्सेप्ट्स जो है आसान भाषा में समझाए जाते हैं, तो अगर हम उस मैराथन को लगाएं और फिर बाकी इसको लगाने के बाद
मॉक में हमें जो ग्रामर के क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनका बढ़िया एनालिसिस करें तो ये कम समय में बेहतरीन टारगेट करने वाली बात हो जाएगी। जैसे कि आपको याद है, आपको पता होना चाहिए कि पिछले संडे भी मैंने जो है एक मैराथन लगाया है ग्रामर का, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स उसका रहा है। तो आप उस मैराथन को देख सकते हैं, 4 आवर्स का मैराथन है, उसको देख लीजिए, अलग से ग्रामर मत पढ़िए नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। और फिर उसको चेक करने के लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, मॉक जो है उसका सहारा ले सकते हैं। आप बढ़िया क्वालिटी का मॉक ले लीजिए। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक आईडीबीआई सेंट्रिक नहीं मिल रहा है तो आप जो है जनरल बैंकिंग वाले मॉक भी जो है वो लगा सकते हैं, क्लर्क और पीओ लेवल के, तो जो है आपका काम बन जाएगा। तो यहां से इसको करिए, मॉक में जो सवाल आए ग्रामर के उनको एनालाइज कर लीजिए, देख लीजिए कहां सही हो रहे हैं, कहां आप गलत हो रहे हैं। दूसरा आपने काम करना है कि जैसे मैंने बताया, रीडिंग सेक्शन जो है वो सबसे बड़ा एलिमेंट बनकर उभरेगा आपका। तो रीडिंग पर कमांड बनाने के लिए जो आपके पास समय है 30 डेज का, अगर आप खुद को जो है पूरी तरह से डेडिकेट कर पाए सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस के लिए। यहां पर इस एनालिसिस के बारे में मैं क्यों बात करना चाहता हूं, देखिए अक्सर द हिंदू एनालिसिस के नाम पर क्या होता है, आपके सामने एक पैसेज होता है, टीचर उसको हिंदी में समझा देता है कि इसका मतलब ये हुआ और कहता है कि भैया हो गई एनालिसिस। मेरे हिसाब से ट्रू मायने में ये एनालिसिस है ही नहीं। एनालिसिस का मतलब होता है कि हमने पैसेज को जिस भाषा में पढ़ा है, क्या उसी भाषा में जब हमसे सवाल किया जाएगा तो क्या हम आंसर दे पाएंगे। और इसी पैटर्न पर, इसी तरीके पर मेरा जो एनालिसिस है सुबह 8 बजे वो खरा उतरता है, जहां पर मैं आपको सिर्फ एडिटोरियल नहीं करवाता, साथ में जो एमसीक्यूज हैं, जिस तरह से आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन पैटर्न में पूछे जाते हैं, एग्जैक्टली उसी लेवल के विद ऑप्शंस आपको करवाता हूं। इससे क्या होता है, आपकी जो लैंग्वेज बेस्ड अंडरस्टैंडिंग है उसमें इजाफा होता है और कहीं ना कहीं वो आपकी परफॉर्मेंस में दिखता है। जितना समय आपके पास है, मुझे लगता है कि अगर आप पूरे 100% डेडिकेशन के साथ फोकस करेंगे तो अगर आप कहीं कमजोर लेवल पर भी हैं, 0 लेवल पर हैं, थोड़ा बीच में हैं, तो भी आपको डेफिनेट इंप्रूवमेंट जो है आपकी परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा। यह एक ऐसा तरीका है जिससे नेचुरली जो है आपकी भाषा जो है ग्रो करती है और आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो है लैंग्वेज की वो बेटर होती है। तो पहले आप ये काम कर सकते हैं, इस मैराथन को लगाइए, रोज सुबह 8 बजे जो है ये सेशन होता है, इसको लगाइए। एक और बेहतरीन बात है इस सेशन के साथ कि जो आर्टिकल मैं आपको करवाऊंगा उसके एमसीक्यूज तो होंगे ही, इसके अलावा सेल्फ लर्निंग के लिए मैं आपको एक दूसरा आर्टिकल भी दूंगा जहां पर मैं एमसीक्यूज लगाकर दूंगा जो आपको खुद सॉल्व करने हैं। उससे क्या होगा, उससे आपका प्रैक्टिस भी बढ़िया होगा। और आप ये बात जानते हैं कि जनरली जो कंटेंट बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम्स में आता है दैट इज मेनली डिराइव फ्रॉम द हिंदू। तो आपको एक आइडिया भी होगा कि आपके एग्जाम में जो है किस तरीके की भाषा जो है वो पूछी जाएगी, तो एक बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तो ये वाला काम आपने करना है, अगले 30 दिनों तक ये वाला काम करना है। जब ये दोनों काम आप कर रहे हो, पहले दिन से ही मॉक भी आप लगाना शुरू करिए। मॉक से क्या होगा, मॉक से आपको आपकी प्रोग्रेस पता चलती है, प्रोग्रेस पता चलती है, साथ में क्या होता है आपके ड्रॉबैक्स पता चलते हैं, आपकी कमियां क्या हैं, आपके अंदर क्या किस जगह सुधार की जरूरत है। तो जब आप मॉक लगाएं, मान लीजिए आप 1 आवर का मॉक लगा रहे हैं, तो अगर आप 1 आवर का मॉक लगा रहे हैं तो कम से कम 30 मिनट्स जो है उसकी एनालिसिस के लिए जरूर दीजिए। स्पेशली वो क्वेश्चंस जहां पर आप गलत जा रहे हैं, आप बार बार गलत कर रहे हैं, उनको जरूर नोट डाउन करिए, उस पर चिंतन करिए, रिसर्च करिए, देखिए आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और कंसिस्टेंटली अगर आप अपने वीक एरियाज पर फोकस करेंगे तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन शायद वो रिफ्लेक्ट करते रहें, लेकिन जैसे ही समय बढ़ेगा और आप बार बार उनको रिपीट कर रहे होंगे तो कमियां आपकी ऑटोमेटिकली क्या होती रहेंगी, दूर होती रहेंगी। देखिए हमारा जो प्रोजेक्शन होना चाहिए ना एग्जाम का, बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। आमतौर पर स्टूडेंट का क्या होता है, एग्जाम आ गया, किताब उठा लो, पढ़ लो, हो जाएगा एग्जाम। ऐसा नहीं है, एग्जाम तो आ गया मेरे भाई, जो एग्जाम तुम देने जा रहे हो अभी तुम्हारा करंट स्टेटस क्या है, मॉक बताएगा तुम्हें। क्या पढ़ने की जरूरत है, ये 2 चीजें पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ पढ़ के काम हो जाएगा नहीं, एनालाइज भी तो करना जरूरी है, मॉक बताएगा तुम्हें। पढ़ लिया, मॉक लगा दिया, फिर भी गलत कर रहे हो, क्या पता चलेगा
कि अभी इसको रिपीट करने की जरूरत है, इस पर और काम करने की जरूरत है। याद रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज नथिंग बट द रेपिटेशन ऑफ आइडियाज। जितनी बार आप उन कॉन्सेप्ट्स को रिपीट करेंगे मॉक के सहारे, उतने ही आप बेटर, उतने ही आप दक्ष होते जाएंगे उस पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जहां से आप अपनी कमियों को साइडलाइन कर सकते हैं और अपनी जो फायदे हैं, जो आपके पावर है, उसको आप और बेटर और स्ट्रांग कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो मैं ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करता, आप इसको करिए और मॉक लगाते रहिए। डेली एक लगाना पड़े तब भी लगाइए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम नहीं है अंग्रेजी के सेक्शन में। इसके अलावा आई डू नॉट थिंक आपको कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी। ये भी अगर आप कंसिस्टेंटली कर लेते हैं तो आपको बहुत बहुत फायदा जो है वो मिलने वाला है। आपका जो एग्जामिनेशन है बेसिकली, जैसे मैंने बताया, रीडिंग सेंट्रिक बहुत होता है। तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, पैरा जंबल्स हो गए, वर्ड रिप्लेसमेंट हो गए, ये सारे रीडिंग बेस्ड हैं और ये लगभग आपका 60 से 70% पेपर कवर करेंगे। तो अगर हमारा रीडिंग खराब होगा ना, तो हमारा सब कुछ ही खराब हो जाएगा। ग्रामर पर भी पकड़ नहीं होगी, बाकी सेगमेंट्स पर भी पकड़ नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से मैं हमेशा मानता हूं कि पैटर्न पर उतना जोर नहीं देना चाहिए। पैटर्न बात की बात है। पैटर्न पर जोर देने से पहले हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम लर्निंग के तौर पर, नॉलेज के तौर पर तैयार हैं उस चीज के लिए? अगर हां तैयार हैं तो पैटर्न पर फोकस करिए। और ये देखने से कुछ नहीं होगा, सिंपल सा तरीका है, मॉक लगाते जाइए, अपने आप जो है पैटर्न दिमाग में फिट होता जाता है, अपने आप आइडिया होता जाता है कि अच्छा ये चीजें जो है वो पूछी जाती हैं। हमेशा से मेरा विजन रहा है, द प्रिपरेशन कैन ओनली बी डन इन अ बेटर वे when we do things in a simple way। जब हम सिंपल तरीके से काम करते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव काम करते हैं। अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए, आसान भाषा में, आसान तरीके से जो है इसको पढ़िए। और मुझे लगता है इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। एकदम सिंपल, क्लियर, प्रिसाइज आइडिया मैंने आपको यहां पर दिया है, इस पर आप काम करिए। इसके अलावा फिर भी आपको लगती है तो हमारा एक वीडियो कोर्स जो है वो भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, उसका भी आप ले सकते हैं, उससे भी फायदा उठा सकते हैं। आई थिंक बहुत कम टिकट प्राइस पर अवेलेबल है, 599 आई थिंक, तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। बहरहाल अगर आप सिर्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये आई थिंक इंग्लिश सेक्शन को अब मैं आपकी नैया पार लगाने के लिए मोर देन इनफ जो है होने जा रहा है। मेरे साथ सुबह 8 बजे आप एडिटोरियल के लिए जुड़ सकते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, जैसे यहां पर मैंने मॉक बताया, तो मॉक बेटा 2 तरीके के होते हैं। हो सकता है पहली बार जब मॉक लगाएं तो बड़ा आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सही आंसर नहीं कर रहे हैं। 10% रिजल्ट आ रहा है, 15% रिजल्ट आ रहा है, 20% रिजल्ट आ रहा है, तो आपको दिक्कत हो रही है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, गाइडेड मॉक लगा सकते हैं। गाइडेड मॉक से मेरा मतलब है कि टीचर आपके साथ हो, आपके सामने क्वेश्चन हो, कर आप खुद रहे हैं, लेकिन अगर आप गलत कर रहे हैं तो टीचर आपको समझा रहा है। गाइडेड मॉक्स में लगाता हूं सुबह 11 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपके एग्जामिनेशन जिस लेवल पर मैं पढ़ाता हूं, जिस लेवल के क्वेश्चंस करवाता हूं, आई थिंक आपके एग्जामिनेशन के लिए वो लेवल एकदम अप्रोप्रिएट है। तो अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो 11 बजे भी जो है आप कनेक्ट होइए और उसको भी करने की कोशिश करिए। स्पेशली उसकी जो शीट मैं देता हूं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अगर बढ़िया तरीके से रिवाइज की जाए तो कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा अगले 1 महीने में जो उसके बाहर से आए। आई होप आपको बेसिक आइडिया जो है वो लग गया होगा कि प्रिपरेशन किस तरीके से होनी चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए, क्या क्या चीजों पर फोकस करें। लग जाइए, मेहनत करिए और आई होप कि आप जो है अपना बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो एग्जाम में करके आए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज अपना ध्यान रखिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू।